right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास जो हमारी 12th है उसका 5th चैप्टर है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसकी एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इससे पहले के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं 20 तक, वो ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। वो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपको कहाँ पे मिलेंगे, वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, आपको एक एक करके सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। और बाकी के जितने पिछले चैप्टर हैं उनकी भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये जो ऊपर एक आई बटन आता है ना, वहाँ पे भी आपके लिए प्लेलिस्ट डाल दूंगी। ओके, तो कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत ही आराम से इजी तरीकों से सॉल्व करेंगे। 21 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको क्या करना है, जो नीचे आपको फंक्शन गिवन है आपको बताना है कि उनकी कंटिन्यूटी क्या है, यानी कि वो कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। और अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो आपको ये भी बताना है कि उनके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन से हैं। ठीक है, तो इसका ए पार्ट देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। आपको ये बताना है कि ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है ये कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। देखो, सबसे पहली बात हमें ये भी पता है कि जो साइन एक्स होता है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और जो कॉस एक्स है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वैसे ये आपके इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर भी कवर हो चुका है। जो साइन एक्स फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कॉस एक्स भी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं आप क्या करते हो, यहाँ पे अलजेब्रिक जो मेथड होता है उसका इस्तेमाल करते हो। आप ये लिखते हो कि दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब जो इनका कम्बिनेशन बनेगा वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा हर एक रियल नंबर के ऊपर। आप कैसे लिख सकते हो इसको, देखो, लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स मान लेते हैं एंड क्यू एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। हमने क्या किया, ये जो साइन एक्स था हमने इसको पी एक्स मान लिया, और ये जो कॉस एक्स था हमने इसको क्यू एक्स मान लिया। अभी तक हमने इतना किया। अब हमें पता है कि जो पी एक्स और जो हमारा क्यू एक्स फंक्शन है वो क्या है, हर एक रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूअस है। ठीक है, दिस इम्प्लाई, ये क्या इम्प्लाई करता है कि जो साइन एक्स और जो कॉस एक्स है वो क्या है, हर एक रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो इनको पी एक्स और क्यू एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्स एंड क्यू एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमने क्या किया, जो साइन एक्स और जो कॉस एक्स है उनको रिप्लेस कर दिया पी एक्स और क्यू एक्स से, और ये बता दिया क्या है, ये हर एक रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूअस है। अभी आपने इतना लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो आपका अलजेब्रा होता है कंटिन्यूअस फंक्शन का, ठीक है, ये आपने एक सीखा था ना कि अलजेब्रिक फंक्शन की जब कोई भी मतलब ऐड करते हैं फंक्शन का, वो कंटिन्यूअस होते हैं या नहीं होते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब होते हैं या फिर नहीं होते हैं, जब उनको डिवाइड करते हैं तब मल्टीप्लाई करते हैं। आपने इसका एक अलजेब्रा सीखा था, वो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर मिलेगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगी इसको, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये सब है ना इंट्रोडक्शन, एक तो मैंने आपको बता रखा है, वीडियो बना रखी है इंट्रोडक्शन की, वहां से आप क्लियर कर सकते हैं कोई भी डाउट है तो। वरना सीधी सी बात है, अपनी एनसीईआरटी आपकी जो भी बुक है ना उसके अंदर जो बेसिक पार्ट आपको इंट्रोडक्शन पार्ट गिवन होता है आपकी एक्सरसाइज से पहले, उसको एकदम अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, और वहां से सब क्लियर हो जाएगा, है ना। तो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इफ पी एक्स एंड क्यू एक्स are continuous for all real numbers, then एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, वो था पी एक्स प्लस में क्यू एक्स, यानी कि साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। हमने बस इनको रिप्लेस कर देना है, तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू एक्स। जो हमारा अलजेब्रा होता है कंटिन्यूस फंक्शन का, वो क्या अप्लाई करता है कि अगर दोनों फंक्शन क्या है कंटिन्यूस, अगर इनका सम करते हो, इनको ऐड करते हो, तो वो क्या आता है, कंटिन्यूस आता है हर एक उस रेंज के लिए जिसके लिए हमारा जो हमारे गिवन फंक्शन जो कंटिन्यूस आए वो जिसके लिए हमारे कंटिन्यूस थे, किस रेंज के लिए थे, रियल नंबर के लिए थे, तो ये दोनों का एडिशन भी क्या होगा, रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होगा। ये अप्लाई करता है। देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस में क्यू एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, आप इसको कर लेना नंबर्स। ठीक है जी, तो ये आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पहला पार्ट था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इनको रिप्लेस कर दो, पी एक्स की जगह लिख देंगे साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स।
देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया कि हर के रियल नंबर के लिए ऊपर मतलब हर के जो रियल नंबर होगा उसके लिए आपका क्या होगा, जो गिवन फंक्शन है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स वो कंटिन्यूस होगा। तो ये आपका ए पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का। अब इसका जो बी पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। तो आपका इसका बी पार्ट क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। ये आपका क्या है, बी पार्ट है। अब आपको ये भी पता है कि जो अलजेब्रा क्या कहता है, कंटिन्यूअस फंक्शन का अलजेब्रा ये कहता है अगर दोनों जो सेपरेट फंक्शन है, जैसे कि साइन एक्स एक अलग फंक्शन की तरह इसको ट्रीट करेंगे, कॉस एक्स को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, तो दोनों क्या है, कंटिन्यूअस होते हैं हर एक रियल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो जो अलजेब्रा होता है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन का, वो क्या कहता है कि अगर दो कोई भी फंक्शन है और वो क्या है, कंटिन्यूअस है, जब आप क्या करते हो उनको ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर जो मतलब इससे पहला वाला पार्ट था ना इसका ए पार्ट, उसके अंदर हमने क्या किया, फंक्शंस को ऐड किया। जब दो कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड करते हो तो जो उनका एडिशन होता है वो कंटिन्यूस होता है, और जब आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हो दो कंटिन्यूस फंक्शन को, तब भी वो क्या होता है, उनका जो मतलब एडिशन तो कंटिन्यूस है, और जब उनको सब्ट्रैक्ट करोगे जो उनका माइनस वाला पार्ट आ रहा है, जो उनका सब्ट्रैक्शन पार्ट आ रहा है, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा उस पर्टिकुलरली रेंज पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर। ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड क्यू एक्स इज इक्वल्स टू cos x। देखो जो मैथ्स होता है ना उसकी एक पर्टिकुलरली रेंज नहीं होती कि यहीं पे आके वो रुक जाएगा क्वेश्चन, नहीं। आपको एक ही एक्सरसाइज के माध्यम से वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन से वो आपको अलजेब्रा सिखाना चाहते हैं कि भाई आपको हमने जितना भी बेसिक समझाया है हम आपको उसको अप्लाई करना भी सिखाएंगे। ये सब बेसिक आपको आपकी एनसीईआरटी बुक ने, आपकी जो भी बुक है उसने आपको सिखा चुका है। ठीक है, बस अब वो क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज के अंदर थोड़े घुमा फिरा के थोड़े ट्रिकी टाइप क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ताकि आप उनको अप्लाई करना सीखो जो आपने बेसिक सीखा है। तो हमने मान लिया पी एक्स हमारा साइन एक्स है और हम क्यू एक्स को मान लेंगे कॉस एक्स। अब आपको ये पता है कि वी नो दैट साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर बोथ कंटिन्यूअस फंक्शंस। ये अप्लाई करता है, अगर ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या रहेंगे, हर एक रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूस है। इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्स एंड क्यू एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स। ठीक है जी, अभी आपने लिख दिया है कि ये दोनों क्या है, कंटिन्यूस होते हैं हर के रियल नंबर के ऊपर। अब आपको पता है अलजेब्रा और जो कंटिन्यूस फंक्शन होती है वो ये कहते हैं अगर दो कोई भी फंक्शन है और वो कंटिन्यूस है हर के रियल नंबर के ऊपर, अगर आप उनका सब्ट्रैक्शन करते हैं तब भी क्या रहेगा, वो कंटिन्यूस होगा उस पर्टिकुलरली रेंज के ऊपर जो यहाँ पे रियल नंबर है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन if px and qx are continuous for all real numbers, देन ये क्या अप्लाई करता है कि जो कोई भी आप फंक्शन बनाते हैं उन दोनों की मदद से, और ये फंक्शन कैसे बनाओगे कि आप ये जो दो कंटिन्यूस फंक्शन है आप क्या कर रहे हो, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। आपने पी एक्स में से क्यू एक्स को सब्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों ऑलरेडी कंटिन्यूस थे, जो इनका माइनस करने के बाद ये जो एफ एक्स आएगा वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा रियल नंबर्स के ऊपर। ठीक है, देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स माइनस में क्यू एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है जी, ये भी आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब जो हमारा सेकंड पार्ट है, जो इसका बी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 21 का, तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स हमने माना था साइन एक्स को, माइनस में क्यू एक्स हमने माना था कॉस एक्स को, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है जी, तो ये भी आपका जो बी पार्ट है वो सॉल्व हो गया है। अब इसका लास्ट पार्ट हमारा सी पार्ट बचा है। तो जी अब आपका सी पार्ट आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू में
cos x। अब आपको ये बताना है कि आपके ये जो फंक्शन के बनने वाला जो एक फंक्शन है, मतलब ये दोनों अलग अलग फंक्शन, इनसे बनने वाला जो एक नया फंक्शन एफ एक्स है, क्या जब आप क्या कर रहे हो इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो फंक्शन आएगा क्या ये कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। आपको इसकी कंटिन्यूटी के बारे में यहाँ पे बात करनी है। तो अब आपको ये पता है, हमने इससे पहले वाले दो क्वेश्चंस के अंदर भी ऑलरेडी समझ चुका है कि दोनों फंक्शन क्या है जी, आपके कंटिन्यूअस है। तो अलजेब्रा के हिसाब से देखते हो, जो अलजेब्रा होता है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन का, वो ये कहता है अगर दो कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है उनको मल्टीप्लाई करोगे, जो उनका मल्टीप्लीकेशन आएगा वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस ही रहेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलरली रेंज पर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या मैंने करेंगे, साइन एक्स को मान लेंगे पी एक्स और क्यू एक्स हम मान लेते हैं कॉस एक्स को, वैसे ही सेम करना है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, लेट पी एक्स is equals to sin x and qx is equals to cos x। ठीक है, सबसे पहले काम क्या होता है, हमने मान लिया है कि जो sin x है वो px है और जो हमारे cos x है वो क्या हमारे qx है। अब हमें पता है कि यहाँ पे px और जो qx है यानी कि sin x और जो cos x है वो हर एक रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई px एंड qx इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब आपको इतना पता चलेगा ये दोनों क्या है, कंटिन्यूस रहेंगे हर एक रियल नंबर के ऊपर। अब आपको पता है बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। मैं चाहती हूँ कि ये वाला हम आंसर इसी पेज पे कंप्लीट कर दें, वरना आधा इधर आंसर आधा उधर, फिर मेरे को मज़ा नहीं आता। अच्छा जी, तो बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन हमें ये पता है कि इफ़ पी एक्स एंड क्यू एक्स are continuous then px into qx is also continuous। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि अगर पी एक्स और जो क्यू एक्स अगर वो कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये हुआ कि अलजेब्रा हमारा जो कंटिन्यूस फंक्शन का होता है वो कहता है कि अगर ये दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है तो इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो जी वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी एक्स इंटू क्यू एक्स, और उसके बाद सेपरेटली जैसे हमने पहले वाले पार्ट में किए थे ना, इसके दो पार्ट के अंदर, कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स माइनस में क्यू एक्स और प्लस में क्यू एक्स लिया था, आपकी बार लेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स इंटू में क्यू एक्स और बाद में ले लेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पे बता दिया है कि जो तीनों पार्ट थे आपके क्वेश्चन नंबर 21 के वो क्या थे, कंटिन्यूअस थे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारा वो सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज और इस पे लिख दिया हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसके अंदर देखो आपको क्या बोला है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन यानी कि कॉस, कोसेक यानी कि कोसिकेंट, सेक यानी कि सीकेंट एंड कोटेंजेंट यानी कि कॉट फंक्शंस। ये जो आपको रिस्पेक्टिव फंक्शंस गिवन है, आपको इनकी कंटिन्यूटी के बारे में बताना है कि यानी कि कौन से रेंज के ऊपर यानी कि कौन सी वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस होते हैं, और आपको क्या करना है, इनकी कंटिन्यूटी बतानी है। तो मेनली हम क्या करते हैं यहाँ पे, रियल नंबर्स के सेट को लेते हैं, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं हमारे हर तरीके के नंबर को कवर कर लेते हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम यहाँ पे हमारे बुक के जो हिसाब से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कवर नहीं करते हैं, इसलिए हम सबसे बड़ा जो सेट है हमारे लिए अभी तक, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाकर बचा हुआ रियल जो हमारे नंबर का सेट है हम उसको कंसिडर करेंगे कि अगर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इंटीजर के लिए भी कंटिन्यूस है, होल नंबर के लिए भी है, नेचुरल नंबर के लिए भी है, यानी कि रियल नंबर हमारे हर पार्ट को कवर कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रियल नंबर के लिए चेक करेंगे जो हमें गिवन फंक्शन है वो उसके लिए कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, कोसाइन यानी कि जो एफ एक्स की वैल्यू है हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोसाइन के लिए चेक करेंगे, हम मान लेते हैं सी क्या है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ लेट सी बी एनी रियल नंबर। ठीक है, आपने क्या किया, जो c है उसको कोई भी एक रियल नंबर मान लिया है। अब आपको पता है कि जो फंक्शन होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू सी पे कब कंटिन्यूस होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट होगी राइट हैंड लिमिट के इक्वल और ये होगा एफ ऑफ सी के इक्वल। ठीक है, अब आपको पता है कि वी नो दैट ए फंक्शन इज कंटिन्यूस
एट x इज इक्वल्स टू c if and only if लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी। जब ये हमारे तीनों इक्वल आएंगे तभी हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है हर एक उस पॉइंट के ऊपर जो सी होगा, यानी कि जो सी है वो क्या है, रियल नंबर है, यानी कि हर एक रियल नंबर के ऊपर हमारा जो गिवन फंक्शन cos x है वो कंटिन्यूअस होगा जब ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इनको भी थोड़ा बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से एलिब्रेट करके लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड जो लिमिट है उसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x approaches to c from left hand side of the limit of the given point, ठीक है, fx is equals to limit x tends to c from right hand side of given point is equals to f of c, ठीक है जी। तो ये हमारे तीनों इक्वल आने चाहिए तभी हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन cos x क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट कंसिडर करनी पड़ेगी और हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करनी पड़ेगी हमारी राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या है, लिमिट, एक बार मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ ना, आपको नजर नहीं आएगा, नहीं, हाँ जी, अब ठीक है। तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम नेगेटिव साइड, ठीक है, एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं, fx। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब fx की जगह हम क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे, है ना, इतना समझ में आ गया अब आपको। अब हम क्या करेंगे, जो x है उसकी जगह हम क्या करेंगे, c माइनस में h पुट करने वाले हैं। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, c माइनस में h पुट करने वाले हैं। एक तरीके से हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं करते, लिमिट x अप्रोचेस टू डायरेक्टली h कर देते थे और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते थे, जो गिवन फंक्शन होता था हमारा उसके अंदर हम क्या करते थे, यहाँ पे जैसे कि x है उसको अप्रोच कर रहे हैं तो हम क्या करते थे, यहाँ पे पुट कर देते हमारी c माइनस में h वैल्यू, इस तरीके से नहीं करते थे हम, ठीक है। फिलहाल इसको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, मैं आपको याद दिला रही थी कि इस तरीके से हम करते थे। यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से हम सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू c माइनस में h कर देंगे यहाँ पे। तो x की जगह में c माइनस में h पुट करना है तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब ये हो जाएगा cos x की जगह हम लिख देंगे c माइनस में h, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो कैलकुलस वाला पार्ट होता है ना, जो कैलकुलस आपके चैप्टर में काफ़ी इजी होते हैं, बस इनको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जैसे जैसे करोगे ना वैसे वैसे इजी होते जाएंगे। देखो x अप्रोच कर रहा है c को, अगर c माइनस में h करती हूँ तब होगा क्या, ये अप्रोच करेगा c को, हमने क्या किया, बस x की जगह c माइनस में h पुट किया। अगर आप h को इस साइड रखते हो, ये वाला जो c अगर इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा c माइनस में c, यानी कि जो h है वो अप्रोच करेगा जीरो को। इस वजह से हम लेते हैं, ये मैं बता रही थी ना आपको, इस तरीके से हम करते हैं। तो हम क्या करते थे, x अप्रोच करवाते थे h को, या फिर आप सीधा कह सकते हैं जो h था आप उसको अप्रोच करवाते थे कहाँ पे, जीरो पे, ठीक है। ये करते नहीं थे हम, याद आया कुछ, लिमिट हम सीधा यहाँ पे लिख देते थे नेक्स्ट स्टेप पे, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, फिर h की वैल्यू पुट करते थे। अब समझ में आया वो कैसे आता है, देखो x अप्रोच करते हैं c को, हम पुट करते हैं x की जगह c माइनस में h, उससे भी हम क्या करते हैं, अप्रोच करें c को, जो हमारा माइनस h है वो इस साइड रह जाएगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं माइनस h को इस साइड भेज दो, इस c को यहाँ ले आओ, तो h अप्रोच करेगा जीरो को, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट, एक तरीके से देखो नहीं x के इक्वली तो चल रहा था सब कुछ, इसी वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको एक्सचेंज कर देते हैं, ये जगह लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। अब यहाँ पे क्या बचा, cos c माइनस में। जब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा और हम अच्छे से लिख सकते हैं, देखो अच्छा जी। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। आपने क्या करना है, यहाँ पे cos, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब माइनस होता है तो यहाँ प्लस आता है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले तो याद करनी ही पड़ेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर देना है बढ़िया तरीके से, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद हो जाएंगे भाई, फॉर्मूले भी इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा cos c cos h, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पुटिंग h इज इक्वल्स टू जीरो, आपने क्या करना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पर h है उसकी जगह जीरो पुट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन c साइन जीरो प्लस में cos c cos जीरो। अब हमें पता है कि जो cos जीरो होता है वो 1 होता है और जो साइन जीरो होता है वो जीरो होता है। ये जीरो इंटू में साइन c करोगे, ये क्या जीरो प्लस में ये हो जाएगा cos c इंटू में 1, यानी वैल्यू कितनी बची, cos c बची। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आई, cos c आई। अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट को भी चेक करना है। अगर दोनों इक्वल आती है तो ठीक है, अगर दोनों इक्वल नहीं आती तो आप सीधा कह सकते हो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अगर दोनों इक्वल आती है तब आप सीधा नहीं कह सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि आपको एफ ऑफ सी पे भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ टेकिंग राइट हैंड लिमिट। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। हमारी राइट हैंड लिमिट क्या थी, लिमिट x अप्रोचेस टू c फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑफ गिवन पॉइंट एफ एक्स। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट
एक्स अप्रोचेज टू सी पॉजिटिव, एफ एक्स की जगह क्या लिखोगे, कॉस एक्स लिखोगे, फंक्शन हमारा कॉस एक्स है। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स है उसकी जगह हम क्या कर देंगे, सी प्लस में एच पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, एक्स अप्रोचेज टू सी फ्रॉम नेगेटिव साइड नहीं पॉजिटिव साइड आएगा भाई, हमारा राइट हैंड लिमिट है ना। हाँ जी, अब ठीक है, तो कॉस एक्स है, अब हमारा एक्स की जगह हमें सी प्लस में एच पुट करना है, तो ये हो जाएगा कॉस सी प्लस में एच। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आपको याद होगा, फिर से हमने क्या करना है, जो एक्स अप्रोच करवा रहे हैं सी को, फिर हम क्या करेंगे, सी प्लस जो एच है अप्रोच करेगा सी को, तो सी उस साइड जाएगा, यानी कि एच अप्रोच करेगा जीरो को, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो। अब ये हो जाएगा हमारी आइडेंटिटी लगेगी, सेम वही आइडेंटिटी लगेगी जब प्लस होता है, बस यहाँ नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। और इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस सी कॉस एच माइनस में साइन सी साइन एच। अब आपने क्या करना है, जो एच है उसकी जगह क्या पुट करना है, आपको जीरो पुट करना है, तो यहाँ लिख देते हैं पुटिंग एच इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, एच की वैल्यू जीरो पुट कर देनी है, तब ये क्या हो जाएगा, देखो अब हमें पता है कि जो कॉस जीरो होता है वो वन होता है, और जो साइन जीरो होता है वो कितना होता है, वो हमारा जीरो होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एच की जगह जीरो, यानी कि ये हो जाएगा जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, माइनस में जीरो हो जाएगी। इधर आपके पास कॉस ऑफ एच की जगह जीरो पुट करेंगे तो वन आ जाएगा, यानी कॉस ऑफ सी वैल्यू आने वाली है। तो जो राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, कॉस ऑफ सी आएगी, ठीक है। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी कितनी आई थी, कॉस सी आई थी, और राइट हैंड लिमिट भी हमारी कॉस ऑफ सी आई है। अब आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास है, ये cos x हमें गिवन था, अब हमें क्या करना है, f ऑफ c पे भी चेक करना है, तो ये देखोगे x की जगह c पुट करना है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ c। आप देख सकते हो ये तीनों क्या आई हैं, इक्वल आई हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी cos c आई है, और हमारी राइट हैंड लिमिट भी cos ऑफ c आई है, और हमारी जो एट पर्टिकुलर पॉइंट f ऑफ c पे हमें चेक करनी थी वो भी cos ऑफ c आई है। आप देख सकते हो तीनों क्या आई हैं, इक्वल आई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने पहले इससे पहले वाले पेज पे जो इसका हमने फर्स्ट पार्ट लिया था, हमने क्या किया, उसके अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर बोला था कि हमें जो गिवन फंक्शन है जिसके अंदर हमें सबसे पहले कौन से फंक्शन को प्रूव करना था कि वो कंटिन्यूअस है, उसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी थी, वो था हमारा कोसाइन फंक्शन। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है कोसिकेंट, यानी कि जो हमारा कॉसेक फंक्शन होता है, आपको क्या बताना है, उसके डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी के बारे में बताना है। आपको ये बताना है कि वो कंटिन्यूअस होता है या फिर वो डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, नेक्स्ट पेज पे सेकंड पार्ट हम क्या करेंगे, जो एफ एक्स है हम मान लेते हैं वो क्या है, हमारा कॉसेक एक्स है, ठीक है। यानी कि जो कोसिकेंट है आप उसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, ये हमारा एक ही चीज़ तो है ये। अब हमें पता है कि जो जो हमारा कोसेक होता है, जो हमारा कोसेक एक्स है, ठीक है, उसको आप कैसे लिख सकते हो, वन अपॉन में साइन एक्स लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन में साइन एक्स, ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो वन है इसको पी एक्स मान लेंगे, और जो क्यू एक्स है हम उसको साइन एक्स मान लेंगे। लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू वन एंड क्यू एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि जो पी एक्स है वो वन है, और जो क्यू एक्स है हमारा वो क्या है, साइन एक्स है। अब आप देख सकते हो जो पी एक्स है वो क्या कांस्टेंट है, ये जो पी एक्स है एक कांस्टेंट नंबर है। अब हमें पता है कि जो कांस्टेंट होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, इसका मतलब वन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, मतलब जो पी एक्स है वो कंटिन्यूअस है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं, सिंस पी एक्स इज ए कांस्टेंट देयरफॉर px इज कंटिन्यूअस। अब जो हमारा px है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कंटिन्यूअस भी होगा। अब हमें पता है कि जो sin x होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है हर एक रियल नंबर के ऊपर, यानी कि जो qx है वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, वी नो दैट sin x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। हमने साइन एक्स को क्या माना, हमने क्यू एक्स माना, यानी अगर साइन एक्स कंटिन्यूअस है तो जो उसके इक्वल क्यू एक्स है वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये इम्प्लाई करता है कि जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स इज कंटिन्यूअस, है ना। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन यूज़ करेंगे, और जो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ये कहता है, अगर आपका एफ एक्स है जो फंक्शन है वो पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स की फॉर्म में है, तो वो तभी हर एक रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूअस होगा जिस समय ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होने चाहिए, और साथ ही में जो नीचे आपका डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं, बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है जी। अब हमें पता है कि बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन हमें क्या पता है कि जो एफ एक्स है
जिस समय वो पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स की फॉर्म में होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स सच दैट क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो हमारा डिनोमिनेटर है जब वो जीरो के इक्वल नहीं होगा तभी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा हर एक रियल नंबर के ऊपर। अब हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, कॉसेक एक्स था, जिसे हमने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन एक्स के रूप में लिखा। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू जब जीरो के इक्वल नहीं होगी तभी हमारा एफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आप लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स सच दैट जो साइन एक्स है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि साइन एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल कब कब होती है, जब एन पाई वैल्यू होती है साइन एक्स की। एन की वैल्यू कोई भी हो सकती है, कांस्टेंट होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो साइन एक्स की वैल्यू हमने लिखी नॉट इक्वल टू जीरो है, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करती है। जैसे साइन पाई होगा तो x की वैल्यू क्या हुई, पाई हुई, यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए हमारा क्या हो, साइन एक्स की वैल्यू जो टोटल आए वो क्या है, जीरो के इक्वल नहीं आए। और जब साइन की वैल्यू एन पाई के रूप में होती है तभी वो आती है जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, दैट इज आप लिख रहे हो साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो एन पाई के इक्वल नहीं हो सकती, और जो एन है वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। ठीक है जी, तो जब आपकी एक्स की वैल्यू एन पाई के इक्वल नहीं होगी उस समय साइन एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आएगी, तब हमारा ये जो एफ एक्स 1 अपॉन में साइन एक्स है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा हर एक रियल नंबर के ऊपर। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन में साइन एक्स क्या था, कॉस एक्स था, तो लिखेंगे सो कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर all real numbers सच डैट, कंडीशन क्या है कि जो x की वैल्यू है वो n पाई के इक्वल नहीं होनी चाहिए और n की वैल्यू बिलोंग करेगी इंटीजर्स को। ठीक है जी, तब आपने cos x को भी बता दिया, इसकी कंटिन्यूटी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें चेक करना है हमारा sec x के लिए। ये जो sec x है उसकी कंटिन्यूटी के बारे में आप क्या जानते हैं कि वो कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है, आपको ये लिख कर बताना है। तो एक तरीके से हम थर्ड पार्ट मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि जो हमारा एफ एक्स है वो क्या है, वो है sec x। ठीक है, अब जो sec x होता है आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos x के फॉर्म में। ठीक है जी, ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, जो पी एक्स है इसको 1 मान लेंगे और जो हमारा क्यू एक्स है अब की बार उसको cos x मान लेंगे। ठीक है जी, तो यही सेम हमने जैसे अभी इसे पहले वाले पार्ट के अंदर cosec x को प्रूव किया था कंटिन्यूअस, वैसे ही आपको इस पार्ट के अंदर भी करना है। वहाँ पे sin x था, यहाँ पे cos x है। तो आपने क्या करना है, आपने मान लिया पी एक्स की वैल्यू 1 है, क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, cos x है। अब हमारा जो पी एक्स है वो कांस्टेंट है, यानी वो कंटिन्यूअस होगा। तो सेम यहाँ पे लिख देंगे, सिंस पी एक्स इज कांस्टेंट देयरफॉर पी एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं cos x की। अब हमें पता है जो cos x होता है वो हर एक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है, यानी कि जो क्यू एक्स होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो अब यहाँ लिख सकते हैं, वी नो दैट cos x is continuous for all real numbers। अब हमने cos x की जगह क्या माना, क्यू एक्स माना, ये इंप्लाई करता है कि जो क्यू एक्स है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन लगाएंगे। वही सेम बात यहाँ पे आती है कि कोई भी फंक्शन पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स की फॉर्म में है तभी वो कंटिन्यूअस फंक्शन माना जाएगा जिस समय क्यू एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगी और दोनों फंक्शन पी एक्स और क्यू एक्स क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ,
अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के हिसाब से लिख दिया है कि एफ एक्स की वैल्यू जब पी एक्स अपॉन में क्यू एक्स होती है तब ये फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होता है हर के रियल नंबर के ऊपर जब हमारा जो क्यू एक्स होता है यानी कि जो डिनोमिनेटर है जब उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होती है। और हमारा फंक्शन था सेक एक्स जिसे हमने वन अपॉन में कॉस एक्स लिखा, तो हमारा डिनोमिनेटर है कॉस एक्स, तो हमारा एफ एक्स तभी कंटिन्यूअस होगा जब कॉस एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी। और कॉस एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो तभी होगी जब एक्स की वैल्यू टू एन प्लस में वन इंटू में पाई अपॉन में टू के इक्वल नहीं होगी। ये मुझे कहाँ से पता चल रहा है, अगर आप ये सोच रहे हो तो ये आपके ऑलरेडी क्लास 11th के अंदर था और साथ ही में आपको जो चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसके अंदर भी आपको प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर बताया हुआ है कि कौन सी वैल्यू की कहाँ पे रेंज होती है। और स्पेशली ये मेन फोकस आपका तब किया गया था इस पॉइंट पे जब आप 11th क्लास के अंदर थे। तो आप कह सकते हैं वन अपॉन में कॉस एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। जब एक्स की वैल्यू ये नहीं है तो आप कह सकते हैं कि वन अपॉन कॉस एक्स यानी कि सेक एक्स कंटिन्यूअस होगा हर एक रियल नंबर के ऊपर जिस समय एक्स की वैल्यू ये नहीं होगी और एक्स बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पेज में हमें क्या करना है, अब कॉट एक्स को भी प्रूव करना है वो कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, उसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट पेज पे हम कॉट एक्स को भी देखते हैं कि भाई वो कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस होता है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे मैंने हमारे एफ एक्स यानी कि फंक्शन को ले लिया है कॉट एक्स। कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स के फॉर्म में। अब हमें पता है एफ एक्स तभी हमारा कंटिन्यूअस होगा हर एक रियल नंबर पे तभी डिफाइन होगा जब हमारे एक्स की वैल्यू यानी कि जो एक्स है जब इसकी वैल्यू एन पाई के इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब कि आपको क्या करना है, जब एक्सेप्ट आपके जब साइन एक्स की वैल्यू जीरो और एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है साइन एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए यानी कि क्यू एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तभी फंक्शन क्या होगा हर एक रियल नंबर पे डिफाइन होगा और साथ ही में कंटिन्यूअस होगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पी एक्स मान लिया कॉस एक्स को और क्यू एक्स मान लिया साइन एक्स को। अब हमें पता है जो कॉस एक्स होता है वो कंटिन्यूअस होता है हर एक रियल नंबर पे। अब हमें ये भी पता है क्यू एक्स जो हमारा साइन एक्स है वो भी कंटिन्यूअस होता है हर एक रियल नंबर पर। अब हमें पता है कि बाय हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाय अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर सच दैट साइन एक्स की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए जीरो की। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए एन पाई के, क्योंकि जो एन पाई वैल्यूज होती हैं उनके लिए हमारा साइन एक्स जीरो आता है। तो जब आप क्या करोगे, इसको हटा दोगे, एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू होगी जब एन पाई के, तभी आप कह सकते हो कि फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। Hence, cos x upon में sin x यानी कि cot x is continuous at all real numbers except n not equal to n pi। यहाँ पे equal आना चाहिए, हम except बोल रहे हैं तो यहाँ equal लगा लेना। x इक्वल टू एन पाई, यहाँ पे n बिलोंग करेगा इंटीजर को, जब x की वैल्यू ये होगी तो इसके अलावा इसके एक्सेप्ट सारे रियल नंबर पे हमारा cot x क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे फिनिश हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर मेनली आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि किस तरीके से अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को बताने के लिए। ठीक है, मेनली इसके अंदर हम पॉलिनोमियल कवर करते हैं, कोई भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कवर किए जाते हैं और साथ में कंटिन्यूअस फंक्शन भी इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जिसके अंदर आपको क्या करना है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। आपको यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करके बताया है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होंगे। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोला है कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट होंगे ही होंगे, आपको बस ये बताना है कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हैं तो वो कौन से हैं, और अगर नहीं है तो आपको लिख देना है कि यहाँ पे कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है यानी कि एफ एक्स हर के यहाँ पे गिवन रेंज के लिए कंटिन्यूअस है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको पता करनी है कि कंटिन्यूटी यहाँ पे फंक्शन की, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा आपको कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो एक्स की जिनके लिए आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। एक वैल्यू तो यहाँ से मिल गई, एक्स की वैल्यू जब लेस देन जीरो की उसके लिए हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी। फिर यहाँ से हो गया एक्स इक्वल टू जीरो और फिर हो गया एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो ये आपके पास वैल्यूज हैं जिनके लिए आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है गिवन फंक्शन की। तो हम यहाँ पे केस नंबर 1 लेते हैं जब एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। ठीक है, मैं बाद में एडिट करते समय मुझे चेक करनी पड़ेगी मेरी आवाज़ आ भी रही है या नहीं आ रही, वरना मेरे को फिर से वीडियो बनानी पड़ेगी। अच्छा जी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में से 23 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आज मतलब क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो वरना फिर बैकग्राउंड आवाज़ आती रहेगी, फिर क्लियरली आपको सुनाई नहीं देगा। तो केस नंबर 1 लेते हैं हम। केस नंबर 1 है हमारा व्हेन
x लेस देन 0, जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, जब आपकी x की वैल्यू लेस देन 0 है उस समय आपको फंक्शन क्या प्रोवाइडेड है, साइन x अपॉन में x। आपको यहाँ पे फंक्शन गिवन है कि जब x की वैल्यू लेस देन हमारी क्या होगी, 0 होगी, उस समय हमारा फंक्शन होगा साइन x अपॉन में x। ठीक है, अब ये हमारा जो फंक्शन होता है आप देख सकते हो, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो अलजेब्रिक जो आपने फॉर्म सीखा था कंटिन्यूस फंक्शन का। अब आपको पता है जो x होता है ये सिंपली x क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, आप कह सकते हो कि सिंगल जो वेरिएबल है ऑफ डिग्री 1 का क्या है, पॉलिनोमियल है। आप कह सकते हो कि ये कंटिन्यूस है, साइन x भी कंटिन्यूस है, तो आप यहाँ सीधा लिख सकते हो सिंस साइन x एंड x आर कंटिन्यूस, तो इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, लेकिन कंडीशन भाई यहाँ पे ये होगी x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, सिंस साइन x एंड x आर कंटिन्यूस, सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन में x इज कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये आपको समझ में आ गया कि हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर, एक बार मैं इसको ऊपर कर लेती हूँ, फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच आर, यहाँ पे हमने लिया था लेस देन 0। ठीक है जी, तो ये आपका केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 आता है हमारा, जब x की वैल्यू इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से अलग लिमिट आ रही है, राइट हैंड साइड से अलग लिमिट आ रही है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लिमिट कंसिडर करनी पड़ेगी, और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि एट 0 भी आपको कंटिन्यूस फंक्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पेज पे हमारा केस नंबर 2 देखते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे ये रहा हमारा केस नंबर 2। जब हमारे x की वैल्यू 0 है उस समय हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 इक्वल आएंगे, जिन्हें हमने इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख दिया है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट, और इस साइड हम कंसिडर करेंगे हमारी राइट हैंड लिमिट, और दोनों जो लिमिट है वहाँ पे x अप्रोच कर रहा है 0 को। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कर दी है सॉल्व। आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है, और यहाँ से राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है, f ऑफ 0 भी आपका 1 आ रहा है। आप देख सकते हो तीनों क्या है, इक्वल है, इसका मतलब f ऑफ 0 पे आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे f ऑफ 0 आएगा, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0। जब x की वैल्यू 0 है उस समय हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। अब आपका केस नंबर 3 आता है। केस नंबर 3 क्या है आपका, जब व्हेन x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है उस समय आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में 1। अब ये क्या है, पॉलिनोमियल है, यानी कि ये कंटिन्यूस है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस दिस इज ए पॉलिनोमियल therefore it is continuous।